हेलो मेरी एमटी फैमिली। आज की कहानी हमें रिश्तों और परिवारों की अहमियत को समझाती है। एक परिवार हमें एक ऐसा अटूट बंधन देता है जिसे दुनिया की तमाम ऐशो आराम भी नहीं तोड़ सकते। मूवी स्ट्राइब लेकर आ गई है 2018 की कोरियन मूवी स्टैंड बाय मी, डायरेक्टर सो इन बांग, IMDb 6.8। तो कहानी का सफर शुरू करते हैं। कहानी शुरू हुई एक 7 साल के बच्चे से जिसका नाम है डियोक। डियोक अपने दादाजी और बहन हाकू के साथ एक गांव में रहता है। उसके दादाजी उसको एक प्रेरणादायक स्पीच सिखाते हैं जिसमें वो पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने नाम का मतलब बताता है। दादाजी का सपना है कि वो बड़े होकर एक दिन प्रेसिडेंट बने। ये सपना वो सिर्फ उसे दिखाते ही नहीं बल्कि उसे आत्मविश्वास से भर भी देते हैं ताकि वो अपनी जिंदगी के हर कदम पर ये यकीन कर सके कि वो कुछ भी हासिल कर सकता है। अब रास्ते में डियोक को चिल्लाता देख दादाजी समझाते हैं कि बातें सिर्फ चिल्लाने से नहीं दिल से बोलनी चाहिए। डियोक ने जवाब दिया कि उसे प्रेसिडेंट बनना ही नहीं है बल्कि एक खिलौने की दुकान खोलनी है, लेकिन दादाजी उसकी बातों को अनसुना कर उसे घर ले आए। डियोक के दादाजी रेस्टोरेंट में बर्तन धोकर गुजारा करते हैं। एक दिन उन्होंने ज्यादा बर्तन धो डाले जिस पर रेस्टोरेंट के ऑनर ने उन्हें जितने बर्तन धोए गए उसके हिसाब से पैसे दे दिए, लेकिन काउंटर पे रखी कैंडीज ले जाने से मना कर दिया जो दादाजी हमेशा डियोक की छोटी बहन हाको के लिए ले जाते थे। इधर रेस्टोरेंट के ओनर की प्रेग्नेंट वाइफ दादाजी को घर का बना हुआ कुछ खाना देती है। दादाजी उसे शुक्रिया कहकर जल्दी निकल गए क्योंकि उन्हें हाकू को किंडरगार्टन से घर ले जाने में काफी देर हो जाती है। हाकू की टीचर उन्हें लेट आने से डांटती है कि ये कोई बेबी सिटिंग की जगह नहीं है, एक स्कूल है। दादाजी ने ट्रैफिक का बहाना बना दिया और हाकू को कैंडीज खिलाते हुए घर ले गए। इधर डियोक के स्कूल में टीचर उसके दोस्त को वीडियो गेम खेलते देख उसे डांटते हैं। बस स्टॉप पर हाकू की टीचर और उनकी पत्नी जियोंग दादाजी को देख बस रुकवाते हैं और उन्हें किंडरगार्टन का एक पेपर दिया जिसमें लिखा है कि अगले दिन फन गेम्स और लंच के लिए स्कूल आना है। और ये बात दादाजी को पसंद नहीं आती क्योंकि उनके हिसाब से उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बच्चों के किंडरगार्टन में भी ये सब चीजें होती है। यहाँ डियोक बस स्टॉप पर चौक से वीडियो गेम का स्केच बनाकर खेलने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि उसके लिए ऐसे खिलौने कभी नहीं आएंगे। घर जाते हुए उसने अपने दादाजी से पूछा कि वो फटे हुए सॉक्स क्यों पहनते हैं। शर्मिंदगी का जिक्र सुनकर दादाजी समझाते हैं कि उन्होंने कभी डियोक को ऐसे सॉक्स पहनने के लिए नहीं कहा। अब रास्ते में एक औरत अपनी बहू को घर से निकालने की धमकी दे रही है। ये देख डियोक को अपनी माँ की याद आ गई। उसके पापा की मृत्यु के बाद दादाजी ने उनकी माँ को घर से निकाल दिया था। ये याद कर उसका दिल भर आया। वो चुपचाप घर लौट आया। घर लौटकर वो अपनी बहन के साथ खेलता है और खुद को संभालता है। रात के खाने में फिर से सादा खाना खाकर डियोक बोर हो गया है तो उसने दादाजी से कटलेट खाने की मांग की। दादाजी बोले, ये तो मुझे बनानी नहीं आती, बाजार से किसी दिन लाकर खिला दूंगा। अब नहला धुलाकर दादाजी ने उन्हें सुला दिया। सोने से पहले वो डियोक से दीवार पर लगी पूर्वजों की तस्वीरें दिखाकर उनका नाम पूछते हैं जो कि वो हमेशा से उसे याद रखने को कहते आए हैं। अब अगली सुबह दादाजी हाको के साथ किंडरगार्टन के फन गेम्स के लिए तैयार हो रहे हैं। तभी रेस्टोरेंट ओनर का फोन आया कि उन्हें अभी तुरंत बर्तन धोने आना पड़ेगा। दादाजी ने सभी से दरखास्त की कि हाकू को स्कूल ले जाने में मदद करे, लेकिन सबने मना कर दिया। आखिर में दादाजी ने डियोक को हाकू के गार्जियन के तौर पर किंडरगार्टन भेजने का फैसला किया, लेकिन डियोक बहुत रोने लगा। तब दादाजी उसे उसकी मनपसंद खिलौना खरीद कर देंगे इसका लालच देते हैं। अब यहाँ फन गेम्स के वक्त भी डियोक रोता ही रहता है और उसकी छोटी बहन हाकू उसे चुप करवा रही है। इसके बाद सभी लाजवाब टिफिन खोलते हैं जहाँ सभी अलग अलग तरह के स्वादिष्ट खाना लेकर आए हैं और उनकी मम्मी उन्हें खिला रही होती है। मगर इधर डियोक और हाकू के टिफिन में वही एक जैसा खाना है जिसे देखकर बेचारे मायूस हो गए। यहाँ दादाजी ने बड़ी मेहनत से सारे बर्तन धो दिए और काम के मिले पैसे लेकर वो सबसे पहले एक खिलौने की दुकान आए डियोक का मनपसंद खिलौना लेने। मगर दाम सुनते ही उनके तो होश उड़ गए। $75। उनकी तो दिन की कमाई ही $35 थी। चौंक कर बोले, भला इतना महंगा खिलौना, जबकि ये तो कोई खाने की भी चीज नहीं है, और बिना खिलौना खरीदे ही घर चले आए। अब यहाँ दादाजी को देख मासूम डियोक भागा चला आया इस उम्मीद में कि दादाजी उसके नए खिलौने लेकर आए होंगे, मगर बदले में कुछ खाने पीने की चीजें देते देख डियोक जोर जोर से रोने लगा। आप सबसे बुरे हो दादाजी, और एकदम नाराज हो गया। तब दादाजी बोल पड़े, ऐसे नाटक मत करो, तुम इसके बिना मर नहीं जाओगे। इसके बाद से डियोक ने दादाजी से कोई बात नहीं की। रात में सोते वक्त दादाजी ने उससे पूछा,
तुम सो गए हो क्या? डियोक सोने का नाटक करता है, इसलिए दादाजी कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम जागे हुए होते तो मैं तुमसे वादा करता कि तुम्हारे प्री स्कूल शुरू होने से पहले मैं तुम्हें और ज्यादा मेहनत कर तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा खिलौना खरीद कर देता। डियोक भी तो एक बच्चा ही है। ये सुनते ही वो भी इस बात से एकदम खुश हो गया और पलट कर कहा, आप मेरे बाबा से वादा करो। तो दादाजी उसके बाबा की तस्वीर देखकर उससे भी यही वादा करते हैं। डियोक की खुशी का ठिकाना नहीं, मानो उसके सारे सपने संवर गए हो। तभी दरवाजे पर डॉक्टर जांग हो आते हैं, जो ये बताने में झिझक रहे हैं कि दादाजी को लंग कैंसर है। तब दादाजी खुद ही बोलने लगे, जो भी बात है तुम बता सकते हो। मैं पहले ही जानता हूँ जिन हालातों में मैंने काम किया है, उसके बाद भी मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे, ऐसा होना तो बिल्कुल भी नामुमकिन है। डॉक्टर जंगहो बोला, लेकिन आप ठीक हो सकते हैं, अभी इतनी एडवांस मेडिसिन टेक्नोलॉजी है, बस एक सर्जरी करवानी पड़ेगी। और बच्चों की चिंता ना करें, उनके लिए केयरटेकर्स रहेंगे जो उन्हें अनाथों की तरह नहीं, अपने परिवार की तरह ही ख्याल रखेंगे। मगर दादाजी को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने जॉन्ग को वहाँ से चले जाने को कहा, क्योंकि कहा जाए तो उन्हें अब खुद के बच पाने की थोड़ी भी उम्मीद नहीं होती। डॉक्टर जोंगहो एक अच्छे इंसान है, वो दादाजी की सच में मदद करना चाहते हैं। अब दादाजी ने एक नजर बच्चों को देखा और फिर अपने बेटे सुंगबोक की तस्वीर की ओर देखकर कहा, जो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं अब तुम्हारे बच्चों को कहाँ लेकर जाऊँ? मुझे तो डियो को स्कूल के पहले दिन लेकर जाना है, वो हमारे परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। अगले दिन दादाजी ने काम करके पैसे कमाए, फिर वो महिला उन्हीं बच्चों के लिए कुछ खाने को भी देती है। दादाजी को और पैसे कमाने हैं, क्योंकि घर का खर्चा और उनकी कोई नौकरी ना होना उनके लिए मुश्किलें खड़ी करता रहता है। और उन्होंने तो डियो को भी वादा कर दिया है कि वो उसे उसका पसंदीदा खिलौना दिलाएंगे। अब वो बैंक गए कुछ पैसे निकालने, जहाँ उन्हें $20,000 दिखते हैं, जो कि उन्हें उनके बेटे सुंगबोक के मरने के बाद मिले थे। अब इधर बच्चों के खेल खेल में डियोक अपने दोस्त को पकड़ लेता है और उसे चढ़ाने लगा। बदले में उसका दोस्त उसे हाकू की माँ कहकर बुलाने लगा और सबके सामने कहता है, इसकी माँ तो इसके बाबा के पैसे लेकर भाग गई थी। बेचारा डियोक गुस्से से लाल हुआ चेहरा लिए उससे पूछता है, तुम झूठ बोल रहे हो? तो उसका दोस्त बोला, ये बात मुझे मेरे दादा ने बताई है। वो डियोक को धक्का मारकर बाकी सभी दोस्तों को अपने साथ खेलने का लालच देकर ले जाने और उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। रास्ते भर डियोक अपनी माँ की यादों में खो गया, कैसे माँ उसके और बहन के साथ खेला करती थी। उसे इस तरह उदास गुमसुम जब दादाजी ने आते हुए देखा, इसका कारण पूछने पर डियोक ने जो भी अपनी माँ के बारे में सुना था, उसने वो दादाजी से पूछा, क्या सच में माँ बाबा के पैसे लेकर भाग गई थी? तुम्हें ये गलत बातें किसने बोली? दादाजी बोले, आज मुझे सभी बच्चे बोल रहे थे, मैं और हाकू बस इस बारे में नहीं जानते, बाकी सब जानते हैं। दादाजी के पास कोई शब्द नहीं बचे, उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, क्या तुम्हें अपनी माँ की याद आती है? पर डियोक ने जवाब में कहा, जब मैं शीशे में देखता हूँ तो मुझे माँ दिखती है। अब अगले दिन हाकू किंडरगार्टन में बच्चों से उनके खिलौने छीन लेती है और फिर छुट्टी में एक लड़की अपनी माँ के साथ घर जाते वक्त उसे चढ़ाती है, जिससे कि वो उदास हो गई। जब दादाजी उसे लेने आए तो वो उन्हें भी नहीं देखती, ना उनसे आज टॉफी लेती है, ना ही उनकी गोद में बैठती है। दादाजी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। दूसरी तरफ स्कूल में डियोक के टीचर अपने बेटे यानी डियोक के दोस्त को डांट रहे हैं, क्योंकि उसका वीडियो गेम खो गया है, मगर असल में उसने बदला लेने के लिए उसे डियोक के लॉकर में छुपा दिया है। और जब लॉकर चेक करते वक्त वीडियो गेम डियोक के पास मिला तो टीचर ने उसे बुलाकर खूब डांटा, तुम्हें अगर वो गेम इतनी पसंद है तो तुमने उसे चोरी कर ली। बेचारा डियोक के पास अपनी मासूमियत को साबित करने का कोई सबूत नहीं है, सिवाय उसके आंखों से बहते सच्चे आंसू। तभी दादाजी ने वहाँ आकर ये सब देखा और जब टीचर पर गुस्सा हुए तो उन्हें भी चोरी की बात पता चली। उन्होंने सीधा डियोक से पूछा, क्या तुमने वीडियो गेम चुराई है? उसने ना में जवाब दिया। तो दादाजी उसे डांटते हुए कहने लगे, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि अगर तुम बेगुनाह हो तो तुम्हें अपनी बुलंद आवाज से सबको बताना होगा, तुम यहाँ खड़े होकर रो रहे हो। फिर उन्होंने टीचर से छड़ी लेकर खुद ही डियोक को जोर जोर से मारने लगते हैं, जिसे देख खुद टीचर भी दादाजी को रोकने की कोशिश करते हैं। उसे इतनी मार पड़ रही थी उसके बेगुनाह होने के बाद भी। हाकू अपने भाई की ऐसी हालत नहीं देख पाती और रोते हुए भाई को गले लगाकर दादाजी से रुकने को कहा। ये देख दादाजी का दिल भी पिघल जाता है और वो रुक गए, फिर उन्हें गले लगा लेते हैं। रात में दादाजी डियोक के पैरों में लगी चोट पर दवाई लगाते हैं और फिर वो जियोंग और टीचर को दुकान में बातें करते हुए सुनते हैं। दादाजी को इतना भी नहीं मारना चाहिए था। फिर जियोंग ने अपने पति से कहा,
आपको तो बच्चों पर दया आनी चाहिए ना, उनके तो माँ बाप भी नहीं है। और उनकी बातों से हमें ये भी पता चला कि असल में डियोक की माँ को घर से इसलिए निकाला गया था क्योंकि उसके बेटे सोंगबोक के मरने के सिर्फ 1 हफ्ते बाद वो उसके इंश्योरेंस के पैसे लेकर भाग गई थी। और ये बात पूरा गांव जानता है। दादाजी बिना कुछ बोले वहाँ से घर चले आए। अब अगले दिन डियोक के पास उसका वही दोस्त हुन माफी मांगने आता है और अपनी वीडियो गेम भी ऑफर करता है, पर डियोक ने उसे अनदेखा कर दिया। असल में हुन को कल के लिए बहुत बुरा लगा। वो भी उसे एक छड़ी देकर उसे मारने को कहता है और बोला, एक ही बार में जितना तेज हो सके उतना तेज मारना, क्योंकि उसके चोट देखकर तो वो उसके दर्द का शायद अंदाजा भी ना लगा सका। वो चुपचाप झुक गया, मगर डियोक मजाक में उसे एक मारकर भागने लगा। हुन भी उसके पीछे भागता है और दोनों की इस तरह से दोस्ती हो जाती है। रात में डियोक उसका ही वीडियो गेम घर पर खेल रहा होता है। तभी दादाजी ने देखा कि हाको दीवार के टूटे टुकड़े तोड़कर खा रही है और जब उसके मुंह से निकाला तो वो रोने लगी। अगले दिन बाजार में दादाजी को फर वाले जूते दिखे जो कि उन्होंने एक अपनी बहू के लिए थे और वो कितना खुश हो गई थी। इसके बाद वो वहाँ से चले गए। यहाँ घर पर डियोक को उसका दोस्त खेलने बुलाने आता है। हाको सोकर थी। डियोक ने उसे उठाने की काफी कोशिश की लेकिन वो नहीं उठी, तो वो दरवाजे में ताला लगा कर चला गया। जब दादाजी घर लौटे तो देखा कि कुत्ता बहुत जोर से भौंक रहा है। वो चिंतित हो उठे। जैसे ही वो अंदर घुसे, हाको उल्टी करके बेहोश पड़ी होती है। शायद जब कोई भी वहाँ नहीं था तब उसने फिर से टूटी दीवार खाई होगी। वो तुरंत उसे डॉक्टर जोंग हो के पास ले आया। जोंग हो ने उसे भरोसा दिलाया कि अब वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि वो उल्टी कर चुकी है। फिर दादाजी ने अपनी चिंता की वजह बताई कि वो हर वक्त मिट्टी खाती रहती है, कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं हो गई। जोंग हो ने उन्हें बताया, हाको को रिएक्टिव अटैचमेंट सिंड्रोम है, जिसका मतलब ये है कि बच्चों को छोटे से धीरे धीरे चीजें सिखानी होती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। दादाजी बोले, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? दरअसल हाको है तो 5 साल की, फिर भी उसकी हरकतें बातें 3 साल जैसी करती है और जब से उसकी माँ दूर हुई है उसकी हालत और ज्यादा बिगड़ गई है। दादाजी अपने आप को कोसने लगे तो डॉक्टर ने उसे भरोसा दिया, ऐसा नहीं है कि आपकी कोई गलती है, पर बच्चों को माँ चाहिए होती है। अब घर आकर दादाजी गुस्से में डियोक को मारने लगे। आज तुम्हारी वजह से बहन मरते मरते बची है। जिस पर डियोक भी गुस्सा हो गया और बोला, ना तो मुझे आपका वफादार बेटा बनना है, ना ही हाको का भाई, और ना तो मुझे प्रेसिडेंट बनना है। आपकी वजह से सब मुझे हाको की माँ कहकर बुलाते हैं। आज के बाद मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। मेरे कोई दादाजी नहीं है, सब आपकी वजह से हुआ है क्योंकि आपने मेरी माँ को घर से निकाला था। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। रात में तेज बारिश हो रही है और भीगते दादाजी परेशान होकर सबके घर घर जाकर डियोक का पूछ रहे हैं, क्या उन्होंने उसके पोते डियोक को देखा है। इसके बाद पूरा मोहल्ला उनके साथ डियोक को ढूंढने लगा। इधर देखते हैं कि पुलिस डियोक को थाने ले आई है। वो उसे घर का पता पूछ रहे हैं। इतने में खुद दादाजी पूरे मोहल्ले के साथ वहाँ पहुँच गए और डियोक को ये कहकर घर ले आए, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी माँ को ढूंढूंगा और फिर तुम दोनों भाई बहन मेरी बजाय अपनी माँ के साथ रहना। अभी मेरे साथ घर चलो। अब घर पहुंचकर दादाजी को याद आया कि हफ्ते भर पैसे लेकर भागने के बाद डियोक की माँ वापिस आई थी और कहा था कि पैसे लौटा दूंगी खुद कमा कर। उसने माफी भी मांगी थी लेकिन दादाजी ने उसकी एक न सुनी और उसे घर से बाहर निकाल दिया। बेचारे दोनों बच्चे और उनकी माँ दरवाजे से बाहर एक दूसरे के जुदा होने के गम में कितना रो रहे थे। इस मोड़ तक दादाजी भी समझ चुके हैं कि उन्होंने नन्हे बच्चे को उनकी माँ से अलग कर कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि आखिर में बच्चों को तो उनकी माँ ही चाहिए होती है। अगले दिन वो रेस्टोरेंट ओनर की वाइफ को कुछ सब्जियां खरीद कर देते हैं जो गर्भवती महिला के लिए अच्छी होती है। दादाजी ने उनसे वेनिसा का पता पूछा मगर वो कुछ नहीं बताती। तब दादाजी उससे ये कहकर जाने लगे, जब मैं मर जाऊंगा तो उसे मेरे मरने की खबर जरूर पहुंचा देना। ये सुनकर उसने दादाजी को वेनिसा का पता दे दिया कि वो इंडोनेशिया चली गई है। उसने एक खत भेजा था जिसमें उसका पता लिखा है। अब दादाजी ने फैसला किया कि वो इंडोनेशिया जाकर उसे ढूंढेंगे, लेकिन उन्हें पैसे भी तो चाहिए। जब सबसे पहले उन्होंने ट्रेन टिकट का पता किया तो उसका दाम बहुत होता है, तो अब वो इंश्योरेंस ऑफिस जाकर अपने इंश्योरेंस के पैसे मांगने लगे। लेकिन वो दादाजी को कहते हैं, इंश्योरेंस कोई बैंक नहीं है कि आप जब चाहे इंडोनेशिया घूमने के लिए उसमें से पैसे निकाल रहे हैं। इसमें सिर्फ अगर किसी की मौत हो जाए तो ही उन्हें पैसे मिलते हैं। तभी दादाजी कहने लगे, हाँ मैं भी तो मरने वाला हूँ। जिस पर इंश्योरेंस वाले ने सिक्योरिटी गार्ड से कहकर उन्हें बाहर निकलवा दिया और कोई रास्ता न देख अब वो डॉक्टर जोंग हो के पास
पैसे उधार मांगने आए। उन्होंने उससे $2000 मांगकर कहा, तब तो मेरे इंश्योरेंस के पैसे ले लेना, पूरे $10,000। मगर जोंगहो ने पैसे लेने से इनकार कर दिए और दादाजी की मदद करने को तैयार हो गया। वो उन्हें बच्चों के फॉस्टर पेरेंट्स सेंटर लेकर गए, जहाँ बच्चों को एक फैमिली ले जाती है, उनका ध्यान रखती है। फिर दादाजी ने वहाँ के इंचार्ज से पूछा, क्या वो सच में अपने बच्चे जैसे ही उनका ख्याल, उनका देखभाल करेंगे, और क्या जब उनकी माँ मिल जाएगी तो वो बच्चों को वापस दे देंगे ना? इंचार्ज ने सबका हाँ में जवाब दिया। जोंगहो ने एक कपल भी ढूंढा है जो कि बहुत अच्छे हैं। दादाजी जोंगहो को बच्चों से ये बात बताने को मना करते हैं जब तक कि उनकी माँ न मिल जाए। अब इधर जियोंग को जब दादाजी ने बताया कि वो इंडोनेशिया जा रहे हैं उधार के पैसों से, तो वो बोली, आपको सोचना चाहिए कि जब से आपके बेटे की मौत हुई है घर में कोई कमाने वाला नहीं है और आप इतने पैसे खर्च करके इंडोनेशिया जाएंगे। अगर उनकी माँ ने दूसरी शादी कर ली हो या फिर वो बच्चों को संभालने को मना करते तो आप क्या करेंगे? दादाजी बस चुपचाप सुनते रहे, लेकिन उन्हें एक बार तो जाना ही होगा बच्चों के खातिर। अब यहाँ नए कपल हाकू और डियोक को उनके सारे मनपसंद के खिलौने दिलाते हैं जिनके वो सपने देखा करते थे। वो उन्हें बहुत प्यार से भी रखते हैं। जब उन्होंने बच्चों से पूछा, क्या तुम लोग हमारे घर चलकर हमारे साथ खेलना चाहोगे, तो डियोक ने मना कर दिया, ये कहकर कि दादाजी डांटेंगे। तभी डॉक्टर जोंगहो बोला, तुम्हारे दादाजी ने इजाजत दी है, तुम जा सकते हो। दादाजी को फिर भी डियोक की आंखें ढूंढती है, लेकिन वो उन्हें दूर से ही चुपके से देखते हुए छुप जाते हैं। बस अपने पोते पोती को खुश देखकर उनकी खुशी में ही खुश हो रहे थे। अब दादाजी इंडोनेशिया पहुंच गए और रास्ता पूछ कर खत पे लिखे पते पर भी पहुंच जाते हैं। जब उन्होंने घंटी बजाई तो दरवाजे पर एक बच्ची उन्हें दिखी, मुंह पर मास्क लगाए, जिसकी माँ वनीसा ही होती है, यानी डियोक और हाकू की माँ। उसने बहुत ही आदर सम्मान से दादाजी को अंदर बिठाया और उनके लिए कुछ बनाने लगी। दादाजी ने आसपास फ्रेम्स में उसी लड़की की तस्वीरों के साथ बाकी तस्वीरें भी देखी, जिसमें डियोक, हाकू और सुंगबुक के साथ वनीसा भी होती है। मगर दादाजी को समझ नहीं आ रहा आखिर ये लड़की है कौन। तभी वनीसा की माँ दादाजी के पास रोते रोते उनका शुक्रिया करती है, क्योंकि उन्होंने उस छोटी बच्ची को बचाने के लिए पैसे दिए उस मुश्किल वक्त में भी जब खुद उनका बेटा। मगर यहाँ दादाजी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कौन से पैसे की बात कर रही है। जब दादाजी ने पूछा तो वनीसा की माँ ने कहा, वो छोटी बच्ची एंजिला, जिसके बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए ही तो सारे पैसे आपने दिए थे। और भी उसने कहा कि एंजिला वनीसा की गोदली बेटी है, जिससे कि दादाजी समझ जाते हैं कि वनीसा उस दिन पैसे लेकर क्यों भागी थी। इसके बाद दादाजी ने वनीसा का पता पूछा। उसकी माँ ने एक खत थमा दी जिसमें वनीसा का पता लिखा होता है। उन्होंने रात वहीं बिताई और अगली सुबह होते ही जाने को तैयार हुए। उसी वक्त उनके पास एंजिला आई। उसने दादाजी को एक ग्रीटिंग कार्ड दिया जिसमें उसने पूरे परिवार की तस्वीर चिपकाई है। वो भी दादाजी को अपना दादाजी कहकर बुलाती है। उसके मुंह से दादाजी सुनकर उनका भी दिल पिघल गया। उन्होंने एंजिला को भी हाकू के जैसे ही टॉफी देकर पूछा, कौन सी वाली खानी है। फिर उसे वही वाली टॉफी खिलाते हैं। वो दादाजी के गले लग गई। फिर दादाजी गुड बाय बोलकर वहाँ से वापस चले आए। उस रात बर्फ पड़ती है। सभी अपनी अपनी जगह उन अच्छे पलों को याद करने लगे जब सोंगबुक और वेनिसा साथ में बर्फ में मस्ती किया करते थे। दादाजी ये याद करते करते अचानक आई अटैक से नीचे गिर गए। उन्हें जल्दी अस्पताल ले जाया गया। डियोक बहुत डर जाता है। दादाजी के होश आने पर उसने पूछा, आपको क्या हो गया था दादाजी। इसके बाद वो और बच्चों की तरह ही मासूम बातें करते हुए दादाजी से माफी मांगता है कि उसने उनके बिना बहुत सारे मजे किए, बहुत सारे खिलौने के साथ खेला और उन्हें कटलेट भी खिलाया। हालांकि दादाजी को वो कुछ खास पसंद नहीं आई। फिर दादाजी से वादा भी किया कि अगली बार से वो उनके साथ ही रहेगा। दादाजी जब सोने लगे तब डियोक अपनी माँ का नाम टेबल में पड़े उसी खत में देख लेता है और फिर खुद ही अपनी माँ को ढूंढने का फैसला करता है। डर तो उसे भी लग रहा था, लेकिन बाबा की तस्वीर में उनसे बात करते हुए वो पूछता है, मैं माँ को ढूंढना चाहता हूँ लेकिन अभी बहुत छोटा हूँ। उसी वक्त एक तितली उड़कर वहाँ आई और तस्वीर पर जाकर बैठ गई, जो कि दादाजी के रूम से होते हुए भी जाती है। अब यहाँ जियोंग और उसका पति टीचर अस्पताल में जाकर दादाजी का हालचाल लेते हैं। टीचर अपनी वही पुरानी बात करने के अंदाज में ही दादाजी को डांटने लगे। उन्होंने अपने सारे पैसे बर्बाद कर दिए और बस खाली हाथ कोरिया लौट आए। जियोंग उसे चुप होने को कहती है। इधर नन्हा डियोक अपनी माँ को ढूंढने बाजार की तरफ निकला है।
जहाँ भटकते भटकते वो खत में लिखे पते पर पहुँच जाता है। मगर वहाँ पर उसे मकान मालिक से पता चला कि उसकी माँ को 1 महीने हो गए हैं उस घर को छोड़े। अब निराश डियोक घूमते घूमते अंधेरे होने तक माँ की तस्वीर सबको दिखाते हुए मदद मांगता है, लेकिन सब उसे अनदेखा करके धक्का मार के उसकी मदद करने से इनकार कर देते। आखिर में उसे अपने दादाजी की कही बात याद आती है कि उन्होंने कहा था हमेशा अपनी बात को बुलंद आवाज में बोलना है, पूरे दिल से चिल्लाते हुए, तभी तुम एक बहादुर इंसान बनोगे। उसने ऐसा ही किया। सबके सामने चिल्लाते हुए उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। मेरी माँ का नाम वनीसा है, मैं उन्हें खो चुका हूँ। वो कोरियन भाषा अच्छे से नहीं जानती, तो आप उन पर हंसना मत। मुझे मेरी माँ से मिलना है। ये बातें मेरे दिल से निकल रही है, मैं अपने दिल से बोल रहा हूँ। उसके इस बुलंद आवाज और साहस को सुन आसपास लोगों का पूरा झुंड इकट्ठा होकर उसे घेर लेता है। उन्हीं में से एक लड़की वेनिसा की दोस्त होती है। डियोक के हाथ में तस्वीर देख वो पहचान लेती है। उसने ये बात जाकर उसे बताई। तब वेनिसा भी अपने बेटे का नाम सुनकर बहुत बेचैन हो उठी। इधर अस्पताल में दादाजी ने जोंगहो से पूछा कि क्या वो कपल बच्चों का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, तो अडॉप्शन सेंटर ने उन्हें वीडियो दिखाई उन दिनों की जब बच्चे उनके साथ खुशी से थे। ये देखकर दादाजी को भी तसल्ली मिली और कहा, मैं चाहता हूँ कि अगर वो बच्चों को इतना अच्छा मानते हैं तो उन्हें अडॉप्ट करने दो। तभी जोंगहो बोला, अभी तो आपने उनकी माँ को ढूंढा ही नहीं है, क्या आप सच में ऐसा चाहते हैं? जवाब में दादाजी ने दुख जाहिर करते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद उन्हें एक और दुख का माहौल मिले, क्योंकि अभी अभी उन बच्चों ने अपने बाबा को खोया है, ये वो सह नहीं पाएंगे। अब इधर डियोक के देर रात वापस आने पर दादाजी ने उसे पूछा तो वो कुछ नहीं बताता और फिर वो घर चले आए। दादाजी रोज की तरह उन्हें नहलाते हैं, खाना देते हैं। तभी उन्हें खून की उल्टियां हुई। ये देख डियोक चिंता में पड़ गया। दादाजी उसे जैसे ही कहने वाले होते हैं कि अब से तुम उन नए परिवार के ही साथ रहोगे, तभी डियोक ने अपने कान जोरों से बंद कर लिए, क्योंकि उसे अपने दादाजी से दूर जाने की बात से गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में दादाजी को मना कर रहा है। फिर दादाजी उसे समझाते हैं, वो तुम्हें स्कूल भी लेकर जाएंगे और हाकू के साथ भी खेलेंगे, फिर तुम्हें कोई नहीं चढ़ाएगा। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। उसने कह दिया, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, और गुस्से में वहाँ से चला गया। अगले दिन दादाजी ने दोनों को नए जूते दिलाए और नए नए स्टेशनरी का सामान भी लिया। फिर दोनों को तैयार कर छोड़ने जाते हैं, क्योंकि अब वो बच्चों को उस कपल को सौंप रहे हैं। डियोक रोते रोते कहने लगा, दादाजी मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं आपका कहा सब करूँगा। मैं चला गया तो आपकी पीठ पर बैंडेज कौन लगाएगा? प्लीज मुझे खुद से दूर मत करिए। दादाजी का दिल रोने लगा। उसे गले लगाकर वो बोले, तुम मुझसे बस इसीलिए दूर जा रहे हो क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, और तुम्हें कुछ दिला नहीं पाता हूँ। वहाँ तुम्हें सब मिलेगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा दादा रहूंगा, चाहे हम दूर हो या पास। जैसे ही बच्चे कपल के पास जा रहे होते हैं, दादाजी गाड़ी में बैठकर रोने लगे। और ये दृश्य सच में बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है, जब बच्चे अपने माँ बाबा को खोने के बाद अब आखिर में बच्चे अपने दादाजी को भी खो रहे होते हैं। दादाजी जैसे ही घर आए, उस घर का सूनापन जैसे उन्हें काटने को दौड़ रहा था। तभी अचानक कुत्ता बहुत ज्यादा भौंकने लगा। जाकर देखा तो वेनिसा खड़ी है। उसने दादाजी से कहा, मैंने उतने पैसे नहीं कमाए जितने मैं ले गई थी, और उससे पहले ही घर आ गई हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन उस वक्त दादाजी इतने भावुक हो जाते हैं कि अपनी बहू से प्यार से गुस्सा करते हुए उसे डांटने लगे। ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ अपने बच्चों से मिलने कैसे नहीं आई? क्या तुम्हें उनकी भी कोई याद नहीं आई? और फिर दोनों गले मिलकर इतने समय का मलाल जो था वो रोक कर निकालने लगे। उनके जख्मों को जैसे एक मीठा सा मरहम लग जाता है। दादाजी की जिंदगी में तो वैसे भी कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन वनीसा के वापस आने से उनको एक नई उम्मीद मिल जाती है। इसके बाद बच्चों भी वापस बुला लिया गया। जिस रास्ते से वो कुछ देर पहले रोते हुए गए थे, उसी रास्ते से डियोक और हाकू हंसते हंसते भागते हुए वापस आ रहे हैं। वेनिसा ने अपनी गोद ली हुई बेटी एंजेला के लिए ही अपने मरे पति के इंश्योरेंस के पैसे इस्तेमाल किए थे, लेकिन उसके ऊपर बड़ा इल्जाम लगा कि वो पैसे लेकर भाग गई। गलतफहमियां रिश्तों को ऐसे ही तोड़कर रख देती है, लेकिन जो रिश्ते साफ दिल के होते हैं वो अटूट होते हैं, इसलिए आखिर में सब कुछ अच्छा हो जाता है। इसी के साथ कहानी भी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर कहानी आपके भी दिल तक पहुंची हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। कमेंट्स में हमें बताएं
और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके पक्के से जाए। आप सबका सपोर्ट और प्यार ही हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी। अगले एक और कहानी के साथ मिलती हूँ, तब तक सुनते और सुनाते रहिए मूवीज ट्राइब। बाय बाय एंड टेक केयर।